हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जेके एसएसबी के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज लाई है, जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जनरल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे जाकर देख लेना। इस वीडियो में हम जो बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एक्सक्रिएशन के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 1, Which among the following is not the part of excretory system of human beings? यानी ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इनमें से उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। यानी 3 इनमें से एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स के पार्ट है, लेकिन एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। मैंने टाइम बचाने के लिए ये ऑलरेडी बना के रखी थी रफली डायग्राम। देखिए, जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो होते हैं किडनीज। ये 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। देखिए, जो वेन, याद रखना, जो आर्टरी किडनीज को ब्लड सप्लाई करती है, जो मैंने रेड से बनाई है, उनको कहते हैं रिनल आर्टरीज। यानी हर एक किडनी में एक आर्टरी जाती है जो किडनीज को खून देती है, उसको हम कहते हैं रिनल आर्टरी। यानी एक रिनल आर्टरी लेफ्ट किडनी में जाती है, एक रिनल आर्टरी राइट किडनी में जाती है, ठीक है। जो मैंने ब्लू से बनाई है उसको हम कहते हैं रिनल वेन। देखिए, मैं बताता हूं। ये रिनल आर्टरी क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी को सप्लाई करती है, ठीक है। इस रिनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसमें, किडनी में। जो ये रिनल वेन होती है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से वापस जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रिनल वेन और रिनल आर्टरी। और होते हैं 2 किडनीज, ठीक है। और जो ये होता है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, देखिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर। कितने होते हैं ये, 2। एक आती है लेफ्ट किडनी से, एक आती है राइट किडनी से, ठीक है। जब यहाँ पर यूरिन बनता है किडनी में, तो इसी यूरेटर से होकर आता है। ये यूरिन कहाँ पर जमा होता है, इस सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन कंप्लीटली फिल होता है, तो फिर ये यूरिन पास आउट होता है थ्रू, इसको क्या कहते हैं हम, यूरेथ्रा, ठीक है। याद रखना है आपने, ये मैंने रफली डायग्राम बनाई। किडनीज क्या होती है, किडनीज फिल्ट्रेशन प्लांट्स होती है, इनसे यूरिन बनता है। फिर वो यूरिन कहाँ से, विया यूरेटर्स, यानी इस यूरेटर्स से होकर कहां पर जमा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है, तो फिर हम मिक्चुरेट करते हैं विया यूरेथ्रा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने रफली डायग्राम बनाई। देखिए, क्या किडनीज, ये तो इनके पार्ट्स है, यूरेथ्रा ये भी है, कोलन नहीं, यूरिनरी ब्लैडर हाँ, तो जवाब क्या आएगा, कोलन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का पार्ट नहीं है। ये कोलन हमने किस में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The functional unit of kidney is called as filtration units। यानी जो किडनी होती है, आपको याद रखना है, मैं एक किडनी बनाता हूं, ये मैंने एक किडनी बनाई रफली। इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स की तरह काम करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा तो होगा, यूरिन कौन बनाता है, यानी ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनीज। लेकिन किडनीज में कौन से छोटे छोटे यूनिट्स है जिनको हम फिल्ट्रेशन यूनिट्स कहते हैं, जो में यूरिन बनाते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। इन्हीं को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट्स। याद रखना है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स। ये होते हैं मिलियंस में,
यानी ये होते हैं मिलियंस में एक किडनी में, यानी एक किडनी में मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं। यही नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, यही नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए असल में तो बनाता कौन है यूरिन? किडनी, लेकिन किडनी में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं मिलियंस में, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स या फिल्ट्रेशन यूनिट्स। असल में यही यूरिन बनाते हैं, यही ब्लड को फिल्टर करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा है? द मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड है एज, जो मैंने बताया जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह, ठीक है, जो इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। क्या होता है? कलेक्ट यूरिन। इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसकी जो मसल है ये किस मसल का बना होता है? आपको याद रखना है, उसको हम कहते हैं डेट्रोसर मसल। यानी जो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, इसकी मसल को क्या कहते हैं? डेट्रोसल मसल। याद रखना आपको, अगर कभी पूछा गया जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल है या डेट्रोसल मसल है, ये कौन सी मसल है? ये स्मूथ मसल है। क्या है? स्मूथ मसल। कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल है या डेट्रोसल मसल है, ये कौन सी है? स्मूथ मसल। देखिए होता क्या है, जब इसमें यूरिन फुल होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, तो क्या होता है? हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्या करता है? वो इस स्मूथ मसल या डेट्रोसल मसल को रेस्पॉन्ड करता है कि आप कंट्रैक्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? कंट्रैक्ट। जब ये कंट्रैक्ट होता है तो इसमें जो यूरिन होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास होता है और बाहर निकल आता है, जिसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन मीन्स यूरिन बाहर निकालना। ठीक है, उसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन। देखिए होता क्या है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है यूरिन से, ठीक है, फिर वो जो पेन थोड़ी सी होती है, क्या होता है? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इस स्मूथ मसल या डेट्रोसल मसल को रेस्पॉन्ड करता है कि आप कंट्रैक्ट हो जाओ। जब यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट होता है तो इसमें जो यूरिन होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल आता है, जिसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? डेट्रोसल मसल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which among the following waste product is the most toxic waste product? Very important. Most toxic waste product कौन सा है इनमें से? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अमोनिया भी, यूरिक एसिड भी, स्वेट भी, लेकिन इनमें से सबसे टॉक्सिक कौन है? आपने याद रखना है, सबसे टॉक्सिक है इनमें से अमोनिया सबसे टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रहेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये सबसे टॉक्सिक है। देखिए मैं आज आपको थोड़ा बहुत एक कंसेप्ट भी बताता हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। देखिए टॉक्सिसिटी ऑर्डर मैं बताता हूँ, टॉक्सिसिटी ऑर्डर, यानी इनमें से कौन सा सबसे टॉक्सिक है और कौन से सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। देखिए अमोनिया जो होता है ये सबसे टॉक्सिक होता है, ठीक है, उससे कम कौन होता है? यूरिया, और सबसे कम कौन होता है? यूरिक एसिड, और उससे भी कम अगर इनमें से देखा जाए स्वेट सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। इनमें से सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है? स्वेट। सबसे मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है? अमोनिया। अगर कभी पूछा गया यूरिया और यूरिक एसिड में टॉक्सिक कौन है, तो यूरिया। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है, जो जितना टॉक्सिक होगा उसको बाहर निकालने के लिए उतना पानी लगेगा। यानी अगर कभी आपको पूछा जाए फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, कभी अगर पूछा जाएगा कि यूरिया और यूरिक एसिड में से सबसे ज्यादा वाटर किस में लगता है बाहर निकालने में, तो याद रखना यूरिया। जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए वाटर भी ज्यादा लगेगा। अमोनिया ज्यादा एक्सक्रीट होता है यानी टॉक्सिक होता है, इसको एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा पानी लगता है। स्वेट सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसके साथ कम वाटर वेस्ट होता है। अमोनिया सबसे टॉक्सिक है, इसके साथ ज्यादा वाटर वेस्ट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन अर्थवर्म इज कॉल्ड एज, यानी जो अर्थवर्म होती है, अर्थवर्म में कौन से ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे ह्यूमन्स में होते हैं
एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किडनीज। लेकिन अर्थवर्म तो छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसमें कौन सा ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो उसको एक्सक्रीशन में मदद करता है? आपने याद रखना है, उसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अर्थवर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो उसको एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ठीक है, अगर कभी पूछा गया फ्लेम सेल्स, जिनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया भी, क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लैटहेलमिन्थस। प्लैटहेलमिन्थस। प्लैटहेलमिन्थस को हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। जो फ्लैट वर्म्स होते हैं प्लैटहेलमिन्थस, एग्जाम्पल इसका क्या है? लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक यानी लिवर फ्लूक एक फ्लैट वर्म है, प्लैटहेलमिन्थ है। इसमें कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, रिनेट सेल्स। रिनेट सेल्स भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, किस में प्रेजेंट होते हैं? ये आपको याद रखना है, जो एस्केलमेंथस है, एस्केलमेंथस, जिनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं, राउंड वर्म्स, उनमें प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। कौन? रिनेट सेल्स। इसमें एग्जांपल आती है टेनिया। ठीक है, टेनिया सोलियम। जो टेनिया सोलियम होती है वो एग्जाम्पल किस में आती है? रिनेट सेल्स जिनमें होते हैं। ठीक है, एंटीनल ग्लैंड्स को हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस एग्जाम्पल प्रैन। एग्जाम्पल प्रैन, ये आपने याद रखना है। यानी ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। जैसे सवाल में जो दिया गया है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म। जो होते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, ये होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनको हम कहते हैं प्लैटहेलमिन्थस या फ्लैट वर्म, जिनमें एग्जांपल एक आती है लिवर फ्लूक। ठीक है, रिनेट सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनको हम कहते हैं एस्केलमेंथस या राउंड वर्म, जिसमें एग्जांपल आती है टेनिया सोलियम। ठीक है, एंटीनल ग्लैंड्स, जिनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, जिनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। एग्जांपल आती है उसमें प्राण। आई होप आपको इसका आंसर समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द डबल वॉलेड कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज। यानी नेफ्रॉन में जो डबल वॉलेड कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैं आपको नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, रफली डायग्राम वाला स्ट्रक्चर बना के देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, छोटा ही बना देता हूं, लेकिन बना देता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, देखिए मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए मैं इसको यहां पर इन दो लाइनों को इरेज करता हूं। अब मैं बनाता हूं यहां पर इस तरह। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया रफली डायग्राम किसका? नेफ्रॉन का। ठीक है, आपने क्या याद रखना है? क्या में से एक आती है आर्टरी। देखिए देखिए देखिए, फिर ये इसके इर्द गिर्द घूमती है इस तरह। ठीक है, और यहां से चली जाती है। देखिए क्या होता है, जो ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में ये ऊपर जो दिख रहा होगा आपको, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बाउमेनस कैप्सूल। क्या कहते हैं? बाउमेनस कैप्सूल। बाउमेनस कैप्सूल। ठीक है, इसके नीचे जो ये यहाँ पर ये देखिए कर्व्ड, बहुत सारा ये कर्व्ड पार्ट जो है, ये वाला कर्व्ड पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक कर्व्ड पार्ट है, इसको हम कहते हैं पीसीटी। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो आता है ये यू शेप्ड, यहाँ से यहाँ तक मैं बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, इसको हम कहते हैं हेनलीज लूप। हेनलीज लूप। हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल। ठीक है, लूप ऑफ हेनल। देखिए अब क्या होता है, आगे जो यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ देखिए ये फिर से यहाँ पर ये कन्वोलेटेड है, ये कर्व्ड पार्ट है, बहुत सारा कर्व्ड पार्ट है। इसको हम कहते हैं डीसीटी, सॉरी डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसको कहते हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो ये पाइप लाइक आती है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग
डक्ट जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। देखिए इसी तरह के डिफरेंट न्यूरॉन्स इस कलेक्टिंग डक्ट से मिलते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट लंबी होती है, इसको यही नेफ्रॉन्स बहुत जगह पर कनेक्ट होते हैं। इधर एक और नेफ्रॉन कनेक्ट होगा, इधर एक और नेफ्रॉन, ऊपर नेफ्रॉन, नीचे नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन्स सारे अल्टीमेटली कहाँ कनेक्ट होते हैं? इस कलेक्टिंग डक्ट में। ये नेफ्रॉन्स क्या बनाते हैं? यूरिन, तो वो फाइनली किस में चला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। देखिए क्या होता है। जो ये यहाँ पर ऊपर मैंने ब्लू कलर का बनाया है, ये है AFERENT एफेरेंट आर्टरियोल, यानी वो आर्टरी जो क्या करती है, जो अंदर जाती है, जो बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर जाती है, ये वाली, इसको एफेरेंट एट्रियोल, एफेरेंट एट्रियोल। एफेरेंट एट्रियोल के बाद यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, एक, ठीक है, जैसे कॉटन बॉल की तरह। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, 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 ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर ये यहाँ से जाते हैं, इस नेफ्रॉन के इर्द गिर्द घूमते हैं और बाहर यहाँ से चली जाती है। जहाँ से ये बाहर चली जाती है, ये वाला, इसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्टरियोल, ई से इफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ रफली, ठीक है। और यहाँ पर जो ये हेनलेस लूप है, हेनलेस लूप पर भी ये यू लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये वेन, ये आर्टरी भी बना रही है यू लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, नेफ्रॉन का। देखिए क्या होता है, जब ब्लड आता है, ब्लड एफेरेंट आर्टरियोल से आता है और ग्लोमेरुलस क्या करता है, देखिए यहाँ पर जो ये, मैं इधर समझाता हूं आपको। देखिए ये क्या है? बाउमेन्स कैप्सूल है ना, ऊपर क्या आया यहाँ पर? ये ग्लोमेरुलस है ना। ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है, बाउमेन्स कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं मालपिजियन ट्यूब्यूल, मालपिजियन ट्यूब्यूल, मालपिजियन ट्यूब्यूल। यानी बाउमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मालपिजियन ट्यूब्यूल। यही मालपिजियन ट्यूब्यूल फिल्ट्रेशन में मदद करता है। देखिए क्या होता है, खून आता है इस एफेरेंट आर्टरियोल से, ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, इस बाउमेन्स कैप्सूल की जगह पर क्या होता है, देखिए क्या होता है, मैं बताता हूं। यहां पर क्या होता है, जो इसमें से ब्लड जा रहा होता है इस ग्लोमेरुलस में, उसका फिल्ट्रेशन होता है और जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे चला जाता है इसमें, किसमें? पीसीटी में, यहाँ पर ट्यूब्यूल में, इधर चला जाता है, फिर वही आगे बढ़ता है। तो आप क्या कह सकते हैं, जो मालपिजियन ट्यूब्यूल है यही फिल्ट्रेशन पॉइंट है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। यानी क्या होता है, यहाँ पर एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया, वेस्ट ब्लड, तो वो क्या करता है, यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, जो यूरिन होता है वो बाउमेन्स कैप्सूल में चला जाता है और नीचे किस में चला जाता है? नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में, और बाकी जो प्योर ब्लड है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सिखाया, इसको कहते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर क्या होता है, जो यहाँ पर ये ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब्यूल में क्या बहता है? यही वेस्ट प्रोडक्ट, यानी यही जो यहाँ पर, और इसमें ब्लड वेसल्स में क्या घूमते हैं, इस आर्टरीज में क्या घूमते हैं? ब्लड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पर जगह नहीं थी ज्यादा समझाने के लिए, लेकिन मैंने आपको रफली समझाया, पार्ट्स भी समझाए और होता क्या है ये भी समझाया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको यहाँ पर अब इरेज करता हूं। ठीक है, क्या बताया गया है, जो डबल वॉलेड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में, उसको हम क्या कहते हैं? यही कहते हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखा था बाउमेन्स कैप्सूल। जो बाउमेन्स कैप्सूल होता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर। इसका दो वाल होते हैं, इसका दो वाल होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल वॉलेड कप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका जवाब क्या आएगा? बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अगर आपको कभी भी नेफ्रॉन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, मैंने यहाँ पर सारा डिस्कस किया। ठीक है, आप जवाब दे देना। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय आवर किडनीज पर डे?
एक दिन में हमारी किडनीज कितना यूरिया एक्सक्रीट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि ऑन एन एवरेज हमारी जो दोनों किडनीज है ये कितना यूरिया यूरिन के साथ एक्सक्रीट करती है पर डे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। वो होते हैं 25 से 30 ग्राम। यानी हमारा जो ये याद आप रखना, जो हमारी किडनीज है ये कितना यूरिन एवरेज में प्रोड्यूस करते हैं दिन में, 1 to 1.5 लीटर। याद रखना हमारी यानी हम यूरिन कितना एक्सक्रीट करते हैं दिन में, 1 to 1.5 लीटर्स। ठीक है, और हम दिन में कितना यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, 25 to 30 ग्राम। इसी 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर यूरिन के साथ हम कितना यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, 25 से 30 ग्राम। ये आपने याद रखना है। यानी हमारी जो किडनीज है ये कितना यूरिन बनाती है दिन में, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर जो हम एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन इसके साथ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, वो कितना बाहर चला जाता है दिन में, 25 से 30 ग्राम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट पेयर, यानी इनमें से इनकरेक्ट पेयर क्या है। लिवर यूरिया, CO2 लंग्स, सेबेशियस ग्लैंड सिवेट, किडनी यूरिया। इसका जवाब आएगा ए। देखिए क्यों, देखिए अगर आप देखेंगे लंग्स एक्सक्रीट करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सेबेशियस ग्लैंड एक्सक्रीट करते हैं सिवेट, किडनीज एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। देखिए लिवर जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट नहीं करता है, इसलिए यही इनकरेक्ट पेयर आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The metabolic disorder by which glucose and ketone bodies lost via urine is called, very important question। यानी वो कौन सा डिसऑर्डर है, बीमारी है जिससे हमारे यूरिन के साथ ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज भी चली जाती है यूरिन के साथ। देखिए अगर कभी यूरिन के साथ, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, अगर कभी यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर चला जाए, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोशूरिया। ग्लाइकोशूरिया। अगर कभी यूरिन के साथ कीटोन बॉडीज चली गई, क्या चली गई, कीटोन बॉडीज, तो उसको हम कहते हैं कीटोन्यूरिया। ठीक है, इसका कहने का यह मतलब क्या है, जब एक इंसान को ग्लाइकोशूरिया होता है और कीटोन्यूरिया होता है, यूरिन के साथ ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज बाहर निकलती है, उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। यानी डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस एक डिसऑर्डर है, डायबिटीज है जो एक पेशेंट को होती है जिसको यूरिन के साथ ग्लूकोज भी बाहर निकलता है, लॉस्ट होता है, और कीटोन बॉडीज भी बाहर निकलती है। और कभी अगर टर्मिनोलॉजी पूछी गई, द लॉस ऑफ ग्लूकोज विया यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोशूरिया, द लॉस ऑफ कीटोन बॉडीज थ्रू यूरिन इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। ये दोनों किसके सिम्टम्स है, डायबिटीज मेलाइटस के। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द येलोविश पिगमेंट विच गिव द येलोविश कलर टू द यूरिन। आपको मालूम होगा जो यूरिन होता है इसका कलर क्या होता है, लाइट येलो। ठीक है, उसमें एक पिगमेंट होता है जो उसको ये येलो कलर देता है, उसको हम कहते हैं यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, ये बनता कहाँ है, ये अलग कंसेप्ट है कि हमारा जब RBC डिग्रेडेशन होता है, बिलिरुबिन ब्रेक होता है, ये हायर कंसेप्ट है। ठीक है, आपको क्या रखना है, ये यूरोक्रोम पिगमेंट येलो कलर यूरिन को देता है, इसको क्या आता है, आएगा आंसर यूरोक्रोम। और एक बात बताता हूं मैं, अगर कभी पूछा गया यूरिन क्या है, यूरिन एसिडिक है, यूरिन का नेचर क्या है, एसिडिक, इसका pH क्या है, 6, ये आपने याद रखना है। यूरिन का pH होता है 6 और ये होता है एसिडिक। इसका होता है लाइट येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड एज यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट। ये जो बाकी है यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन, ज़ैंथोफिलस, कैरोटिनाइडस, ये प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें कलरेशन देती है ये।
द कंडीशन इन विच यूरिया इज एक्यूमुलेटेड इन ब्लड, उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिसमें यूरिया जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में, वो ब्लड में जमा होता है, बाहर नहीं निकलता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। यूरेमिया एक कंडीशन है जिसमें यूरिया बाहर निकलने के बजाय हमारे ब्लड में जमा होते जाता है, इसको हम कहते हैं यूरेमिया। ये किन पेशेंट्स में होता है? जिनको किडनी फेलियर होती है। जिनको भी किडनी फेलियर होती है उनको फिर क्या किडनी फंक्शन नहीं करती है, ये यूरिया बाहर नहीं निकलता है, ये ब्लड में एक्यूमुलेट होता है, इसको हम कहते हैं यूरेमिया, इसको हम कहते हैं यूरेमिया। ऐसे पेशेंट्स को हम फिर क्या करते हैं? डायलिसिस। इसमें हम एक डायलाइजर मशीन लाते हैं, फिर उसके आर्टिफिशियली उसके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, उसके ब्लड से इस यूरिया को निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, इसका आएगा यूरेमिया। गाउट क्या होता है? जब यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जमा होता है तो उससे क्या होता है? जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन करते हैं, जॉइंट्स में दर्द होता है, जॉइंट्स में सूजन होती है, जो होते हैं जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स स्वेल करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं गाउट। कभी पूछा गया गाउट किसकी वजह से होता है? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में जमा होते हैं, उससे वो इन्फ्लेमेट करते हैं और उनको पेन होती है। रेनल कैल्कुलाई आपने सुना होगा, जो गुर्दे में पत्थरी होते हैं, यानी जो हमारे किडनीज होते हैं उनमें जो पत्थर बनते हैं उनको हम कहते हैं रेनल कैल्कुलाई। अगर कभी पूछे गए कि जो रेनल कैल्कुलाई जो किडनी में हमारे पत्थर बनते हैं जिनको हम कहते हैं किडनी स्टोन्स, वो किसके बने होते हैं? ये आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सलेट्स। यानी जो हमारे किडनी में स्टोन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट्स। ठीक है, वही फिर प्रॉब्लम करते हैं और किडनी में पत्थर बन जाते हैं। ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ किडनी की वजह से ये कैल्शियम ऑक्सलेट्स वहां पर बनते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया तो नहीं आएगा क्योंकि ग्लाइकोसूरिया मीन्स लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, तो इसका जवाब क्या आएगा? यूरेमिया। ठीक है, आई होप आपका इसका आंसर समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरियड अवे बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बताया। देखिए, जब हम ये बनाते हैं ग्लोमेरुलस बनाया, फिर ये इस तरह नेफ्रॉन के इर्द गिर्द जाता है, इधर जाता है। मैंने क्या बोला? जो आर्टरी नेफ्रॉन की ओर लाती है ब्लड उसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। जो बाहर लेती है उसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसका क्या लिखा है? कैरियड अवे, यानी ग्लोमेरुलस, यानी कौन सा ब्लड, यानी कौन सी आर्टरी ग्लोमेरुलस से क्या करता है काम? ब्लड अवे लेता है। यानी क्या कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी जो नेफ्रॉन से बाहर खून जाता है वो किस आर्ट्रियोल से जाता है? इफेरेंट आर्ट्रियोल। तो क्या आएगा इसका जवाब? बी, इफेरेंट। ये क्या नेफ्रॉन की ओर लाता है ब्लड? कौन? एफेरेंट आर्ट्रियोल। इफेरेंट आर्ट्रियोल ले जाता है, यहाँ पर लिखा है कैरियड अवे, तो आएगा इफेरेंट आर्ट्रियोल। रेनल वेन मैंने बताया ये क्या करता है? ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड वापस लेता है फ्रॉम किडनीज। रेनल आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है टू द किडनीज। ठीक है, इसका जवाब आएगा इफेरेंट आर्ट्रियोल। आई होप आपको ये सारे 12 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर ये समझ आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।